स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जैसे आजकल के लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि गुड़गांव की प्रोटेक्शन के लिए एक बांध बना हुआ था पहले, जिसको झाड़सा बांध कहते हैं। जो मेवात का इलाका है, वहाँ पर जो कम्युनिटी बसती है लार्जली मेयोज मुस्लिम्स, तो जब पार्टीशन हुआ तो ये लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाहते थे। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो वो यहाँ खुद आए और उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोग नहीं जाने चाहिए यहाँ से। गुड़गांव का जो ग्रोथ है, इसके दो ट्रिगर्स। आप कई महत्वपूर्ण विभागों में रहे हैं, वित्त में रहे हैं, एनवायरमेंट फॉरेस्ट में रहे हैं, पावर में रहे हैं। आपके विचार से सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा लगा है? जो मैंने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करने का मौका मुझे पर्यावरण में मिला। मेरे अनुभव में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन को इतने ब्रिक बैट्स मिले। आपकी क्या राय है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ या कमी रह गई तो कहाँ रह गई इसे चुनाव में? बातचीत के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री अशोक लवासा। ये 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। जब ये रिटायर हुए तो उसके बाद इनका इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हुई। उससे पहले ये वित्त सचिव रहे हैं, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के सचिव रहे हैं, बहुत दिनों पावर सेक्टर में रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव भी रहे हैं। तो इनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है और एक अधिकारी के अतिरिक्त ये एक लेखक भी हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं और तीसरी पुस्तक इनकी आने वाली है। तो कई विषयों पर आज इनसे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब आपने सेवा ज्वाइन की थी तो जो मैंने आपके बारे में जानकारी की है, आपने हरियाणा काडर ज्वाइन किया था। तो शुरू में आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड टू योर ऑडियंस। तो 1982 में जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो सबसे पहले मैं SDM महेंद्रगढ़, जो कि दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर है, वहाँ लगा। और वो ऐसा इलाका है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ। मतलब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब वहाँ मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ जो टेलीफोन की व्यवस्था थी उसमें आप डायल नहीं कर सकते थे। आपको एक्सचेंज से मांगना पड़ता था, जी फलाने से बात कराइए। या वहाँ पर ट्रेन के ज़रिए पहुँचा जाता था, बसें कभी कभी जाती थी। तो इस किस्म का वो इलाका था। और एक जो दिलचस्प चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और शायद आजकल के लोगों को नहीं पता है कि ये जो हरियाणा का इलाका है, जो महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, क्योंकि सिरसा में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो ये राजस्थान से लगता हुआ इलाका है। और उन दिनों 60s 70s में द डेजर्ट वाज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। तो भारत सरकार ने 2-3 किस्म के प्रोग्राम चलाए थे। एक का नाम था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP। एक का था ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम था काडा, जिसको कहते थे कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मकसद इसका ये था कि डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जाए, और उसके लिए सॉइल कंजर्वेशन के और प्लांटेशन के कई प्रोग्राम चलते थे। वो एक लंबी बात है, बट दिलचस्प चीज़ ये है कि जैसे सिरसा, जहाँ मैं ट्रेनिंग पे था, और वो भी इसी बेल्ट का एक हिस्सा है। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमको पता चला कि जब जो बसें वहाँ से राजस्थान जाती हैं तो उसके अंदर एक आदमी जाता है जो कस्सी लेके चलता है, जैसे वो बेलदार का बेलचा होता है। और उसका काम यही था कि रास्ते में पूरी रेत सड़क पे आ जाती हटाए उसको। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वेरी गुड। तो उसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, आप गुड़गांव में भी रहे। आपका गुड़गांव में क्या, क्योंकि आज का गुड़गांव और तब के गुड़गांव में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। ज़मीन आसमान का। ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं इस वक्त, जाहिर है यहाँ कुछ नहीं था। खेती होती थी, गाँव बसे हुए थे। जैसे आजकल के लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि गुड़गांव की प्रोटेक्शन के लिए एक बांध बना हुआ था पहले, जिसको झाड़सा बांध कहते हैं। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए था ये? जो इलाका है शहर का, जी, पुराना गुड़गांव आज के हाईवे के उस तरफ। जी।
तो वहाँ सिविल लाइंस थी, डिप्टी कमिश्नर का घर था। बाय द वे गुड़गांव एक बहुत पुराना ज़िला है, और जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो उन्होंने भी कई चीज़ें यहाँ पर स्थापित की। तो जैसे हमारे ज़माने में जिस हॉल में मीटिंग्स हुआ करती थी ज़िले की, डिस्ट्रिक्ट मंथली, वो सेंट जॉन्स हॉल था। और जो डिप्टी कमिश्नर का घर है, जो आज भी मौजूद है, वो 1835 में बना था। और उसकी दिलचस्प कहानी ये है कि वो बेगम समरू का समर पैलेस था। अच्छा। तो वो कभी अपने हॉलीडे मनाने के लिए यहाँ आया करती थी, और वही घर बाद में जाके डिप्टी कमिश्नर का रेसिडेंस बना। तो उन दिनों का गुड़गांव एक तो बहुत बड़ा ज़िला था। फरीदाबाद तब तक ज़िला नहीं बना था, फरीदाबाद बाद में बना है, लेकिन मेरे ज्वाइन करने से पहले बन चुका था। लेकिन जो मेवात का इलाका है, जो अब नया ज़िला बन गया, नू, फिरोजपुर, ज़रका, ये सारा गुड़गांव के अंदर था। इट प्रेजेंटेड अ ट्रिमेंडस एंड वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कि एक तरफ तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि ये उद्योग विहार वगैरह सब बनना शुरू हो गए थे, और दूसरी तरफ यहाँ से 25 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करें, सोना की पहाड़ियों के जैसे ही आगे जाएं, वो इतना पिछड़ा हुआ इलाका था कि वहाँ पर ना रेल जाती थी, ना वहाँ खेती होती थी, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, रोड्स बहुत कम थी। तो इस किस्म का गुड़गांव वो हुआ करता था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट गुड़गांव का ये है कि जो मेवात का इलाका है, वहाँ पर जो कम्युनिटी बसती हैं, लार्जली मेयोज मुस्लिम्स, तो जब पार्टीशन हुआ तो ये लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाहते थे। लेकिन जब गांधी जी को ये बात पता चली तो वो यहाँ खुद आए, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोग नहीं जाने चाहिए यहाँ से, तो मैं कोशिश करूँगा। तो एक गांव है घासेड़ा नाम का, वहाँ वो आए, उन्होंने यहाँ के जो मौजूद लोग थे उनसे मुलाकात की, उनको समझाया, तसल्ली दी, आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो जिस कमरे में बैठे थे, वो कमरा अभी भी मौजूद है। और तो खैर बात यह है कि वो रुक गए। उस वक्त का गुड़गांव जब मैं था और आज, मतलब मुझे लगता है कि जहाँ हमने सुख सुविधाएं लोगों के लिए पैदा किए हैं बाय वे ऑफ मेकिंग मोर बिल्डिंग्स, लेकिन जो किसी भी रहन सहन के लिए जो मूल आवश्यकता है वो देने में हम सफल नहीं हुए। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं चूंकि नोएडा में रहता हूँ और अक्सर गुड़गांव आता हूँ, और आप गुड़गांव में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का विकास नोएडा में हो पाया वो शायद गुड़गांव में नहीं हो पाया। आप क्या इससे सहमत हैं, और क्या कारण हो सकते हैं सर? इसके पहली बात तो यह है कि पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसके देखिए 2-3 वजूहात। पहला तो ये कि गुड़गांव का जो ग्रोथ है, इसके 2 ट्रिगर्स हैं। एक ट्रिगर तो ये था कि हरियाणा वांटेड टू एक्सप्लॉइट इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। तो उन्होंने कोशिश की कि जो जैसे इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो इस NH8 के रास्ते में डेवलपमेंट करें ताकि इंडस्ट्री यहाँ पे हो, एयरपोर्ट नज़दीक होगा, दिल्ली नज़दीक होगा, मार्केट दिल्ली का, सरकार वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ इन्वॉल्व किया फॉर अर्बनाइजेशन, उसमें एक शायद नेचुरल या स्पॉन्टेनियस चीज़ ये हुई कि साउथ दिल्ली का जो इलाका है दिल्ली में, जो एक एलीट रेसिडेंशियल एरिया माना जाता था, तो गुड़गांव बिकेम अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ दैट एरिया। और क्योंकि ये प्राइवेट डेवलपर्स पहले दिल्ली में काम करते थे, DLF इज दिल्ली लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, उन्होंने काफ़ी यहाँ इनिशिएटिव लिया। तो एक तो ये रेसिडेंशियल एरिया के रूप में बढ़ा। साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली से का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन,
तो फिर हरियाणा ने सोचा कि चलो ये एक एडवांटेज है, तो उन्होंने यहाँ पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री को बुलाना शुरू किया। कुल मिला के हुआ ये कि जो इसकी मास्टर प्लानिंग है किन अलग अलग वजह से, मैं ये नहीं कहता कि कोई इसके अंदर इल इंटेंशन था, शायद लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, लैक ऑफ इमेजिनेशन था कि यार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा गुड़गांव, तो planning was not done on a large scale. Obviously, since planning and execution was in the hands of the government, so they did not have enough resources to do big scale planning and execution. तो ये प्लानिंग का एक मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चूक हुई है गुड़गांव में वो ये है कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कोई तवज्जो नहीं दी। अब क्या ठीक किया जा सकता है इस ड्रेनेज सिस्टम को? अब ठीक तो किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी और पीपल विल हैव टू मेक अकोमोडेशन। व्हेन आई से पीपल आई मीन द डेवलपर्स, रहने वाले डेवलपर्स जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है गुड़गांव में, क्योंकि हुआ क्या है कि जितनी इसकी नेचुरल कंटूर्स थे वो सब सोना की पहाड़ियाँ, जैसा कि सब जानते हैं कि भाई अरावली का ये टेपरिंग ऑफ है, तो सोना की पहाड़ियों से जो रन ऑफ था, साहिबी नदी से जो पानी आता था, ये इसका नेचुरल फ्लो है जो गुड़गांव के थ्रू जाके धांसा बांध में बनता था ये पानी, और धांसा का ओवरफ्लो जाके नजफगढ़ ड्रेन से यमुना में गिरता था। तो ये सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं, इनको किसी तरह से खोलना होगा और इन्वेस्टमेंट करनी होगी। पहले तो मास्टर प्लान बनेगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन एक मैं बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जितनी ड्रेनेज सिस्टम है ये एक नेटवर्क, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक चीज़ बना दें, तो इसका भी जो नेचुरल फ्लो है वो नजफगढ़ नाले से यमुना में है, वहाँ का अगर ब्लॉकेट होगा तो दिक्कत होगी। लेकिन जैसे इट्स नॉट रॉकेट साइंस, सारी दुनिया में ये होता है कि आप इंटरमीडिएट स्टोरेज कैपेसिटी या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि बारिशों में जितना पानी हो उसको हम यहाँ कैप्चर कर सकें। तो ये एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव जो प्लानिंग का है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ज़माना था 78 या 77 की बात है शायद, जब यहाँ खूब तेज़ बारिश हुई थी। उन दिनों तो ये सब नहीं था अर्बनाइजेशन, तो जो मेवात का इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बाढ़ आई। अब उस वक्त प्लानर्स ने कहा कि अच्छा बाढ़ आ गई, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने कहा कि भाई ऐसा इंतज़ाम करिए कि यहाँ बाढ़ का पानी ना रुके, तो एक उजीना ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, और उसका मकसद ये था कि पानी वहाँ ना रुके और वो जाके आगे जमुना में मिले। इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, आप वहाँ जाएं, वहाँ एक बूंद पानी नहीं आता, वो सब पहले ही पहले तो ये सब है समस्या। बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप कई महत्वपूर्ण विभागों में रहे, वित्त में रहे, एनवायरमेंट फॉरेस्ट में रहे, पावर में रहे, आपके विचार से सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा लगा? महत्वपूर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? देखिए वैसे तो ये इस किस्म का सवाल है कि भाई आपको शरीर का कौन सा अंग तो फिर भी हर डिपार्टमेंट की अपनी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करता हूँ प्रश्न को। देश के दृष्टिकोण से आपके विभाग से कौन से विभाग सबसे महत्वपूर्ण है? ये भी चलिए लेट मी अटेम्प्ट। और जो अब मैं जवाब आपको दूंगा उसमें दोनों सवालों को जवाब ठीक, और वो है पर्यावरण, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा कंसर्न है जो ऑल परवेसिव है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, उसमें जब तक ये दृष्टिकोण नहीं होगा आपका, तो it is likely that you may do things which will have adverse consequences for environment. और मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि ये क्लाइमेट चेंज की समस्या, ये तो है ही, दिख रहा है। इससे तो मतलब ये है कि ये एक वर्ल्ड वाइड
डिबेट और कंसेंसस पैदा हो गया कि भाई हमको इसका ख्याल रखना है। लेकिन बुनियादी तौर से जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की परंपरा है या टेंडेंसी है, एनवायरनमेंट टेल्स यू कि भाई आप जुडिशियस यूज करिए नेचुरल यूज रिसोर्स। शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे विचार से अब्यूज कर रहे हैं उसको। एक्सप्लॉयटेशन, यू आर राइट, शोषण हुआ है उनका। तो पर्यावरण मंत्रालय में जब मैं था तो उसमें एक तो ये मौका मिला कि इस पूरी समस्या को समझा जाए, इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं उसके बारे में विचार किया जाए, इसके लिए जो एक कंसेंसस बिल्डिंग है सब जगह वो की जाए, इसका जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है और ग्लोबल कोलैबोरेशन है उस चीज़ की अहमियत को समझा जाए, और उससे भी ज़्यादा ये समझा जाए कि ये जो नज़रिया है लोगों का या धारणा है कि पर्यावरण को अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इस जो एक तरह का डेडलॉक हो गया है या अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप जो हो गई थी कि यू कैन डू वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दैट। तो आपके लिए आसान रहा होगा क्योंकि आप पावर सेक्टर में थे जो कि एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री थी, फिर आप एनवायरनमेंट में रहे, तो मेरा ख्याल आपके लिए अप्रिशिएट करना ये आवश्यक था कि डेवलपमेंट भी जरूरी है और पर्यावरण की भी सुरक्षा जरूरी है, और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बोथ कैन गो टुगेदर। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे ये लगता है कि जो पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस लेके मैं पर्यावरण में आया वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। और वो इसलिए फ़ायदेमंद रहा, एक कि देखिए किसी भी किस्म की जो फेटिश है, एक्सट्रीम व्यू है, वो गलत है। बिल्कुल सही। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जिस समय अशोक लवासा जी पर्यावरण सचिव थे उस समय पोल्यूटिंग सेक्टर का मैं सेक्रेटरी होता था, मैं कोल सेक्रेटरी था। तो मैंने इनको देखा उसमें काम करते हुए कि कभी ये किसी व्यवस्था में बाधक नहीं हुए। ये विचित्र सी स्थिति है कि कोल और मैं इनके पास अक्सर जाता था चर्चा के लिए कि कई माइंस का क्लियरेंस, इन्होंने कभी मना नहीं किया उस चीज़ को। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर ये दर्शा रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ऑपोजिशन नहीं दोनों की, दोनों पूर्णतः कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये बताता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप वित्त विभाग में भी रहे वित्त सचिव। वित्त पिवट होता है किसी देश के डेवलपमेंट का, और अक्सर प्रेशर्ड में रहता है वित्त विभाग क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, ये करो पैसा है नहीं। तो आपका कोई ऐसा अनुभव है जब आपके ऊपर प्रेशर आया हो कोई काम करने को, फिर आपने पॉलिटिकली उसको कैसे मैनेज किया कि वो नहीं है धनराशि? कोई ऐसा प्रकरण है आपके दिमाग में, कोई ऐसा प्रेशर आया हो? कई चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन उसके पहले कि मैं इस बात करूँ तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि पहले जिन सेक्टर में मैंने काम किया, पावर इंडस्ट्री, तो वहाँ जो मैंने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करने का मौका मुझे पर्यावरण में मिला। और वहाँ से जब मैं वित्त विभाग में आया तो मुझे ये मौका मिला कि भैया अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हो तो आपको रिसोर्सेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण का सुधार सिर्फ सोचने से तो नहीं हो सकता, इच्छा रखने से भी नहीं हो सकता, यू नीड रिसोर्सेज। तो आई ट्रीट दिस एज अ फुल सर्कल। नाउ एज फार एज द कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑन रिसोर्सेज इज कंसर्न, देखिए एक चीज़ तो बड़ी तय है कि प्रायोरिटीज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तय करता है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम किस तरह से उन प्रायोरिटीज़ को जो नेशनल पॉलिसीज़ है, रेगुलेशंस है, उसके अंतर्गत उसको फिट किया जाए और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है वो उपलब्ध किए जाए। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे जो बाल विकास मंत्रालय है, इनका प्रस्ताव आया कि इनको आंगनवाड़ी सेंटर्स कंप्लीट करने के लिए और नए बनाने के लिए इतने करोड़ रुपए चाहिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि देखिए आपके मंत्रालय का मकसद बाल विकास करना है या बालवाड़ी केंद्र बनाना है? आप बिल्डिंग बनाने में क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं? बालवाड़ी केंद्र के लिए आप किराए पे ले लीजिए
और जितना पैसा आप चाहते हैं बिल्डिंग के लिए वो मैं आपको न्यूट्रिशन कंपोनेंट के लिए दूंगा, बिल्कुल। लेकिन आप ये तय करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमने आधी बालवाड़ी बना दी है, उनको मैं पूरा करने के लिए आपको पैसा दूंगा, मुझे कृपया करके एक लिस्ट दे दीजिए कि कहाँ कहाँ अधूरी है। यू विल बी सरप्राइज दैट दे डिडंट हैव अ रेडी लिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम अपने रिसोर्सेज समझते हैं कि हम सही काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मकसद है क्या वो पूरा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब मैं शिक्षा सचिव था, स्कूली शिक्षा, तो मैंने एक ऑफर दिया बाल विकास विभाग को। मैंने कहा कि जहां जहां हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं आप अपनी बालवाड़ीज वहां शिफ्ट कर दीजिए, जहां जहां कर सकते हैं। तो जैसा होता है विभागों में, एक विभाग कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। और ये बड़ा फॉर्च्यून था कि मेरा एक बैचमेट सचिव महिला कल्याण और बाल विकास का हो गया। तो शायद पहली बार एक जॉइंट सिग्नेचर से 2 सेक्रेटरीज के ये सर्कुलर जारी हुआ, जिसका प्रभाव जो अब आप मुझे बता रहे हैं, तो मुझे स्मरण हुआ इस बात का कि क्या हम रिसोर्सेज को हर जना अपना महल बनाने के बजाय क्या हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू गेव अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हम क्या अपना ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर है, क्या उस ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट पे हम काम कर रहे हैं या क्योंकि करना है इसलिए काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इन ऑर्डर टू फर्दर सब्सटैंशिएट व्हाट यू आर सेइंग, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, तो क्योंकि उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, तो गृह मंत्रालय का ये नज़रिया था कि भाई इस एरिया में खर्च करने के लिए चाहे डेवलपमेंट, वो सारा बजट आप हमको दे दें और एक डिस्क्रेशनरी फंड दें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ताकि वो उसको यूज़ कर सके। तो मैंने उनसे ये तजवीज़ रखी कि देखिए मेरे हिसाब से भारत सरकार की इतनी स्कीम्स हैं जिसमें ये सारी विकास की गतिविधि हो सकती है, आप बताइए कि इसके अंदर क्या क्या है, उन स्कीम के तहत हम आपके एरिया को प्रायोरिटी दे देंगे। वाई डू यू वांट टू अप्रोप्रिएट some funds for your department? That's not the purpose of what you want to do. तो बहुत खींचतान हुई और हमको पीएमओ तक ले जाया गया और लेकिन हम वी स्टूड आवर ग्राउंड। और फिर जैसा कि होता है इन सब चीज़ों में कि एक बीच का रास्ता कि भाई चलिए थोड़ा टोकन अमाउंट दे दीजिए, तो इस तरह से रास्ता निकल गया। लेकिन अगर आपके पास समय है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो शिक्षा मुझे बिल्कुल शुरुआत ऑफ माय करियर, यू स्टार्टेड विद महेंद्रगढ़, बट देन आई बिकेम एडीसी करनाल। तो एडीसी करनाल आई वाज आल्सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। उन दिनों 1983 में एक कार्यक्रम चलता था डेवलपमेंट ऑफ बायोगैस प्लांट। तो जब मैंने ज्वाइन किया उससे पिछले साल करनाल ज़िला पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आया था। तो मैंने जब रिव्यू लिया तो बाय चांस मीटिंग में मैंने बीडीओज़ को कहा कि बहुत बहुत बधाई, आप फर्स्ट आए हैं, मुझे आप ये बता सकते हैं कि इसमें से कितने प्लांट चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये तो डेटा है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में ले आइए। तो अगली मीटिंग में जब ये डिस्कशन हुआ तो ये पता चला कि करीब 43% प्लांट्स वर फंक्शनिंग। तो मैंने उनको कहा बीडीओज़ को कि आप मुझे ये समझाएं कि इस स्कीम का मकसद क्या है। सीमेंट के गड्ढे बनाने का है, सब्सिडी बांटने का है, क्या मकसद क्या है? तो जाहिर है उन्होंने कहा कि मकसद तो ये है कि भाई प्लांट चले। तो मैंने कहा तो अब आप बताएं कि जो खुशी आपको फर्स्ट आने में हो रही थी वो 43% में होती है या नहीं? उन्होंने कहा ये नहीं होती। तो मैंने कहा कि तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट अचीव योर टारगेट्स, बट आई विल बी हैप्पी इफ एटलीस्ट 70-80% प्लांट्स आर फंक्शनिंग, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो एक हमारे बीडीओ थे who was on the verge of retirement. He had started his career in 1952 in the community development experiment with Mr. Day. उन्होंने कहा जनाब गुस्ताखी माफ, एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कही। उन्होंने कहा जी जो पहले साहब थे उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, फर्स्ट आना है, टारगेट पूरे करने हैं। आप कह रहे हो कि फंक्शनल कर रहे हैं, तो नहीं कहा हम ये भी कर देंगे।
करना क्या है उसका निर्णय आपको आप करना लीजिए, है. यू आर आवर लीडर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. So I thought that was an object lesson, and I wrote a paper after that in a magazine which is published by the Rural Development Institute called Kurukshetra. और उसके अंदर मैंने पूरा ये वाकया बताया. जो एक्सपेरिमेंट हमारा गुड़गांव में करनाल में बायोगैस प्लांट का था, लेकिन लेसन उसमें ये था कि द रोल ऑफ अ लीडर इज टू डिटरमिन द प्रायोरिटीज. एब्सोल्युटली. अब हम एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर आते हैं. अभी हमारे चुनाव हुए इस देश में, और मेरे अनुभव में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन को इतने ब्रिकबैट्स मिले और सामान्य धारणा यह बनी कि उन्होंने, पता नहीं उन्होंने किया है नहीं किया तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ऐसी धारणा बन गई लोगों में कि बहुत लोग क्रिटिकल हो गए इलेक्शन कमीशन में. आपकी क्या राय है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ या कमी रह गई तो कहाँ रह गई इसे चुनाव में? देखिए, ये एक बहुत ज्वलंत किस्म का मुद्दा है, और इसको समझने के लिए हमको 2-3 बुनियादी चीज़ें समझनी चाहिए. एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन की जो एक्टिविटीज़ हैं और द वे दे आर इवैल्यूएटेड, वो अलग अलग दृष्टिकोण है. और अगर आप ध्यान से समझें और देखें तो इलेक्शन कमीशन का 95% से भी ज़्यादा काम नॉन डिस्क्रेशनरी है. उसका मतलब ये है कि आप 1 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाते हैं और 1.5 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करते हैं और ट्रेन चलाते हैं, और ये सारा डिप्लॉयमेंट होती है, EVMs इधर से उधर जाती हैं. ऑल दिस इज़ डन वेरी एफिशिएंटली. और इसके अंदर जितनी मशीनरी इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी ट्राइज टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम भी इन्वॉल्व रहे हैं इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में एज फील्ड फंक्शनरीज, आप ये समझते हैं कि दिस इज़ माय टच स्टोन ऑफ माय न्यूट्रलिटी. तो वो जो पहलू है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के इलेक्शंस को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है, I think that is done quite well. And it is done very well because there are standard operating procedures which are drilled into the field functionaries through repeated training. So I think that part of the functioning of election commission is very good. अब जब elections होते हैं तो 2 discretionary चीज़ें होती हैं. एक तो आप शेड्यूलिंग करते हैं इलेक्शंस की, उसके अंदर कोई वो नहीं है रूल्स रेगुलेशंस. कुछ चीज़ें हैं कि भाई इतने दिन पहले अनाउंस होना है, इतने दिन लगेंगे प्रक्रिया में, इतना आपको कैंपेन पीरियड देना है, ये सब तो है. तो एक तो शेड्यूलिंग से लोग काफ़ी विवाद पैदा करते हैं, और दूसरा ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है इलेक्शंस के जैसे ही अनाउंस होते हैं, उसको आप कितना इन्फोर्स करते हैं. तो वो जो डिस्क्रेशनरी एलिमेंट है, that willy-nilly becomes the way in which you assess the performance of the election commission. अब इसमें ये है कि जब आप एक रेफरी हैं, you're like a referee who's conducting a game. तो आपके सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहा है या सचिन तेंदुलकर कर रहा है या अनिल कुंबले कर रहा है या कोई एकदम 11th मैन कर रहा है. अगर उसके खिलाफ अपील हुई है और वो आउट है तो आपको रूल्स के हिसाब से, तो आपको आउट देना है. आप ये तो नहीं कह सकते कि अरे ऑडियंस क्या सोचेगी, स्पेक्टेटर्स क्या सोचेंगे और लोग नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा. ये नहीं होता. तो कहीं ना कहीं ये जो झिझक है इलेक्शन कमीशन में कि भाई हम जो लोग पावरफुल हैं उनके खिलाफ नहीं एक्शन लेंगे, इट इज़ अ misconception and misunderstanding of their role. Because you're not conducting the game fairly. So that, and the cardinal principle is कि उस वक्त सब कैंडिडेट्स बराबर हैं, सब कैंपेनर्स बराबर हैं. तो उस और दूसरा ये भी हो गया है कि देखिए जितने लोग गेम खेलते हैं तो वो जीतने के लिए खेलते हैं, वो रेफरी को उकसाने के लिए नहीं खेलते. सो नाउ अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ टेंडेंसी टू टेस्ट द कमीशन, एंड इन दैट दे कम अंडर इनसरमाउंटेबल
or I should not use the word insurmountable, they come under pressure. Whether they can surmount that pressure, withstand that pressure, depends on their own clarity of purpose, conviction, and courage. Correct. Absolutely. So the other thing that I want to mention is the quality of political leadership has also undergone a change. There was a time when people would respect decorum norms. Now people want to get away with it. They're trying, can we get away with it? And that makes their task more formidable. And the expectations of the people Absolutely. have risen because Article 324 of the Constitution, it gives plenipotentiary powers to the Election Commission. So they think that here is a Superman. Should do everything. He should be able to do everything. एक और इसमें इशू जो आजकल चर्चा में वो ईवीएम के बारे में, आपकी क्या राय है ईवीएम के बारे में? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से ईवीएम की जो प्रणाली है ये एक काफ़ी सुदृढ़ प्रणाली है. एंड व्हेन यू जज द कैपेबिलिटी of and the robustness of the system, you have to look at both technology and the administrative arrangement which is in place to use that technology. Correct. तो technological point of view से क्या हो सकता है मैनिपुलेशन, ये एक अलग सवाल है. क्या पिछले 20-22 साल में हुआ है, ये एक अलग सवाल है. क्योंकि जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ उन मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, और उनकी जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, एंड व्हेन आई से लोग आई मीन बोथ फंक्शनरीज एज वेल एज पीपल हु आर अफेक्टेड, उनको कितना आप इन्वॉल्व करते हो. तो ये सब जब सारी चीज़ों को आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये अननेसेसरी है. आई वुड नॉट से दैट ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये अननेसेसरी है. लेकिन किसी भी कंट्रोवर्सी को डील करने के लिए, एंड यू बीन एन एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, आपका एक संवाद होना चाहिए लोगों से. संवाद नहीं होगा तो क्वेश्चन करेंगे. आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है और मुझे कोई मेरा उत्तरदायित्व नहीं है कि आपको के संशय को दूर करूं. अच्छा, अंत में फिर आपका मैं थोड़ा व्यक्तिगत पहलू देखना चाहूँगा. आपने एक पहली किताब लिखी थी अनसिविल सर्वेंट. मुझे उसकी जानकारी नहीं थी पहले. जब मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी तो उसका मैंने इनिशियल टाइटल यही सोचा था, अनसिविल सर्वेंट. फिर किसी ने मुझे मैसेज किया कि साहब इस पे अशोक लवासा साहब ने किताब लिख रखी है. तब मैंने उस किताब को पढ़ा. बड़ी अच्छी किताब लगी मुझे, क्योंकि वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में थी. आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी पहले लिखी थी आपने पुस्तक. ये 2006 में लिखी गई थी, और दरअसल जो सेठी साहब हैं वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे एकेडमी में, और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखना चाहते थे. ही हैड द इमेज ऑफ बीइंग अ वेरी डायनामिक इफेक्टिव ऑफिसर. And further, I think dynamism was added to his life when he decided to quit at the peak of his career. तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें वो कहना चाहते थे. जिस ज़माने में वो पैदा बड़े हुए उस किस्म का माहौल कैसा था, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, और जो सेठी साहब से मैंने अक्सर सुना, उनको ये लगता था कि इस मुल्क ने मुझे बहुत दिया है, और कभी उम्मीद नहीं करते थे कि भाई पार्टीशन के दौरान हम इधर से उधर आए और हमको इतने अवसर मिले कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए. दैट वाज अ स्टोरी वर्थ वंडरफुल. उसके बाद आपने एक पुस्तक लिखी जो आपके पिता की कहानी थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो भी ऐसे ही हुआ कि ही हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक लाइफ, और वो एक अपनी छोटी सी 30-35 पन्नों की एक डायरी छोड़ के गए जब उनकी डेथ हुई 2003 में. और वो डायरी जब हमने पढ़ी तो आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे ये लगा कि हियर इज़ अ कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर. तो इतनी दिलचस्प, इतनी ड्रामेटिक, इतनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी, और मुझे ये लगता था और अब भी लगता है कि एक इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं.
हम सबके जीवन में जी। कुछ ना कुछ होता है. तो देन आई डिसाइडेड दैट, एंड मोर देन दैट मुझे ये लगा कि द काइंड ऑफ वैल्यूज विद विच नॉट ओनली ही बट हिज जनरेशन लिव्ड, they need to be discussed. करेक्ट. And एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. Source of inspiration. And we need to see कि भाई कई बार जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं जी. तो रियर व्यू मिरर में देखना जरूरी है. उसके अलावा अगर वो इतनी तकलीफ में बन पाए जो बन पाए, तो बाकी को तो फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए. और बेसिक चीज़ ये, मतलब जो मुझे निचोड़ लगा कि ज़िंदगी में सो कॉल्ड सफलता हासिल करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. अब आप एक नई पुस्तक कोई आ रही है आपकी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. तो ये पुस्तक जो है ये मेरी और मेरी वाइफ ने मिल के लिखी है. अच्छा. और हम क्योंकि पिछले 30-35 साल से खूब घूमते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हैं, तो हमको ये लगा कि जिन जिन जगह हम गए हैं, जो जगह लोगों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है, नॉट टूरिस्ट प्लेसेस, और क्यों वो जगह इतनी पावरफुल बन गई हैं. छोटी छोटी जगह हैं लेकिन मान्यता इतनी ज़्यादा है लोगों की. तो इसको एक्सप्लोर किया जाए. तो हमने बेसिकली कुछ 50-60 ऐसी जगह है अच्छा, जहाँ हम गए हैं पिछले कई सालों में. उस जगह के बारे में कहानियाँ क्या है, नॉट रिसर्च, लेकिन लोग क्यों मानते हैं कि ये जगह इतनी श्रद्धा के योग्य है. तो वो हमने एक किताब बनाई है उसमें. और उसमें भी देखिए, मुझे जो मैसेज जो मुझे लगता है कि इट टीचेस यू ह्यूमिलिटी. आप किसी भी चीज़ में विश्वास करें, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि भाई मैं ही मैं हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो दुनिया में और कितनी फोर्सेस हैं. और आखिर लोगों को तसल्ली किस चीज़ से मिलती है? क्योंकि हम देखते हैं कि सब लोग इक्वली इन्फ्लुएंशियल नहीं है, सब लोगों के पास पैसा बराबर नहीं है, सब लोगों के पास लेगेसी बराबर नहीं है, अलग अलग माहौल में लोग रहते हैं. तसल्ली किस चीज़ से मिलती है लोगों? तो ये एक एक्सप्लोरेशन. वंडरफुल. वी लुक फॉरवर्ड टू दैट बुक. आज हमारे साथ अशोक जी आए, हम लोगों से चर्चा की. हम आपके आभारी हैं कि आप समय निकाल कर हमारे साथ आ सके. मैंने तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सीखा आज. मुझे आशा है कि दर्शक भी इससे बहुत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.